Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so you all have made so far. This is going to be part number 4 of this playlist. और इसके अंदर हम कुछ deformation of solids के questions try करेंगे जितने भी हो सकेंगे. We'll try to keep it short. The entire purpose of this video is just to give you an idea of what kind of questions you can expect. लेकिन ये कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवा सकता ऑब्वियसली. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट और उसके बाद फिर आपको खुद अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है. ऑफ कोर्स ये कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं और आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व दिस विद यू पीपल ऑन लाइव video recording and let's see how to do this. All right, keep your calculators with you. I want you to perform calculations alongside with me. I am also going to grab my calculator. This will be question number 1. It says an elastic cord of unstretched total length, that's the unstretched total length, let's call this LO, the original length, and this is the cross-sectional area, that's going to be A. Two smooth pins at distance of 8 centimeter apart. तो ये स्ट्रिंग का 8 सेंटीमीटर एक साइड से है और 8 सेंटीमीटर दूसरी साइड से है. टोटल लेंथ है 16. Okay, the cord obeys Hooke's law, a load of mass this much. Okay, that's the mass. तो यकीनन मुझे इस mass को gravity से multiply करके weight बनाना पड़ेगा. 0.4 into gravity होती है 9.81. multiply कर लेते हैं. That gives me 3.92. Okay, that's the weight of this mass. आप भी कुछ इसी तरह करें कि एक वक्त में एक वर्ड को पढ़ें और उसको रजिस्टर करें, समझने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें कौन सा वेरिएबल किस क्वांटिटी के लिए होता है एंड सो ऑन. द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द कॉर्ड सपोर्टिंग द लोड इज 60. ओके, ये एक 60 डिग्रीज हमें गिवन है. नाउ 8 सेंटीमीटर की लेंथ है जी यहाँ से लेके यहाँ तक. इसके सामने वाला 60 है, तो जो दूसरी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर की उसके सामने वाला भी 60 होगा. Okay, if these two angles are 60, that implies this third angle also has to be 60 because तीनों angles add up होके 180 बनाते हैं. अगर तीनों angles बराबर हैं तो फिर तीनों lengths भी बराबर होंगी. I don't know how this piece of information can be useful here, लेकिन जो मैथ मैंने सीखी थी O level के अंदर वो एकदम से मेरे जहन में आई तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया. I don't know how it's going to be useful. यही हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए. वी शुड कंटिन्यू टू अप्लाइंग एवरीथिंग. अपना जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपकी सारी नॉलेज मौजूद है, आपने आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट लिस्ट करते जाना होता है कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है. ओके, नाउ द वेट ऑफ दिस मास वो अभी हमने ऊपर निकाला है 3.924. मैं आसानी के लिए 4 न्यूटन कह देता हूँ. ठीक है, एमसीक्यूज हैं, इसमें आप 9.8 की बजाय 10 भी यूज कर सकते हैं. इट्स ओके, फिर आप क्लोजेस्ट आंसर चूज कर लेंगे. हमसे कहते हैं व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉर्ड मटेरियल. यंग्स मॉडुलस निकालने का तरीका होता है फोर्स इनटू द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ 4 न्यूटन डाउनवर्ड्स है. देयर हैज टू बी अ टेंशन इन द रोप इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर टेंशन इन द रोप इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि पूरा सेम मटेरियल है तो ये दोनों टेंशंस एक दूसरे के बराबर होने चाहिए. ओके now if this was 60, then this also has to be 60, this also has to be 60 because angle on a straight line 180 degrees. Now इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे. this one's going to be t sin of 60 and this one's going to be t cos of 60. बिल्कुल इसी तरह इस वाली टेंशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे. 60 के सामने वाला होगा t sin of 60 और 60 के साथ वाला होगा t cos of 60. ओके, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं t sin 60 और t sin 60 ये दोनों वर्टिकली अपवर्ड्स हैं. तो t sin of 60 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 क्यों मल्टीप्लाई? इसलिए क्योंकि ऊपर वाले दो हैं ना, उनको अलग अलग ऐड करने की बजाय मैंने एक ही दफा उसको लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट शुड बी इक्वल टू 4 न्यूटन. मैं यहाँ से बड़ी कन्वीनियंटली ये जो टेंशन की वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकता हूँ. लेट्स सी, टेंशन comes out to be 4 divided by sine of 60 into 2.
तो रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी दैट इज गोइंग टू बी 4 divided by sine of 60 into 2. 4 divided by sine of 60 और 4 divided by 2 sine of 60 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली. The answer comes out to be 2.31 न्यूटन. तो इस कॉर्ड के अंदर जो टेंशन है that's going to be 2.31. सो ये जो फोर्स है F, ये वो फोर्स होती है जो टेंशन है कॉर्ड के अंदर. दिस इज नॉट जस्ट द ऑलवेज द अप्लाइड फोर्स. तो टेंशन हमने निकाली 2.31, फोर्स की जगह डालते हैं 2.31. ओरिजिनल लेंथ देखते हैं वो थी 16 सेंटीमीटर, दैट हैज टू बी 0.16. और द एक्सटेंशन कम्स आउट टू बी, ये 8 था, ये 8 था और ये भी 8 था, हमने थोड़ी देर पहले कंक्लूड किया. तो नई लेंथ हो गई थी 24, पुरानी लेंथ थी 16. so the extension is going to be 24 minus 16, that is 0.08 meters. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻⁶. इस सिंपली इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. 2.31 into 0.16 divided with 0.08 multiplied with 2 into 10⁻⁻�6. The answer comes out to be 231, and then there are 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Now we have to choose the option that is the closest, and that's going to be option number C. I hope this made sense to all of us. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जब एक रोप ऐसे हैंग कर रही होती है उस वक्त आप जितनी भी फोर्स उस पर लगाते हैं वो सारी उसमें टेंशन के बराबर होती है. लेकिन अगर रोप्स एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है और जो फोर्स आपने लगाई है वो वर्टिकल है, तो फिर आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के जरिए टेंशन को फाइंड आउट करना पड़ता है. फिर एक साइड से इस कॉर्ड की लेंथ 8 थी, दूसरी साइड से भी 8 थी, तो टोटल लेंथ 16 थी. और दिस एंगल वाज 60. ये हमें गिवन था कि ये एंगल 8 है, सॉरी ये लेंथ 8 है, ये भी लेंथ 8 है. तो ऑपोजिट एंगल्स वाली एक क्वांटिटी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, इक्विलैटरल ट्रायंगल डिड्यूस किया. ये डिड्यूस किया कि नई वाली लेंथ भी 8 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए. तो 8 + 8 + 8 बन जाता है 24. या मैं लिख देता हूँ, extended length is 24 centimeter. The original length was 16 centimeter. तो यहाँ से extension E comes out to be 24 minus 16. Okay, that was kind of a tricky question, but I hope we made sense out of it. Let's move on to the next question. That is question number 2 for the video. It says, the diagram shows a simplified model of a building with 4 identical heavy floors. अच्छा, 4 heavy floors हैं. The spacing at the bottom floor from the ground is twice that of the spacing between the floors. यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay. और यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. Between each floor are equal numbers of vertical steel supporting rods of negligible mass compared with the floors. The rods are of different diameters so that the stress in each rod is the same. अच्छा जी, stress को same रखना है, diameters को different करना है. स्ट्रेस को सेम रखना है, डायमीटर्स को डिफरेंट करना है. ओके, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स या लोड ओवर एरिया होता है. जरा याद करते हैं कि एरिया इज गोइंग टू बी पाई d/2 होल स्क्वायर. इसी को हम पाई d²/4 लिख सकते हैं. तो एरिया विल बी पाई d²/4. सो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया की जगह आएगा पाई d²/4. ये 4 ऊपर जाके f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 4f डिवाइडेड बाय पाई d². अब इस ऊपर वाली टॉप रॉड में और नीचे वाली बॉटम रॉड में एक जितना स्ट्रेस रखना है. अब जाहिर सी बात है कि जो बॉटम वाली रॉड है इसके ऊपर 1, 2, 3, 4 4 फ्लोर्स का लोड इस बॉटम वाली रॉड पे फॉल कर रहा है, जबकि टॉप वाली रॉड के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लोर का वेट है.
ओके, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. स्ट्रेस इन टॉप शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस एट द बॉटम. स्ट्रेस एट द टॉप शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस एट द बॉटम. ओके, ये तो क्वेश्चन में हमें बताया है. ऑलराइट, तो लेट्स से एक फ्लोर का फोर्स है या लोड है एफ, तो बॉटम वाले के ऊपर फिर 4F, बॉटम रॉड के ऊपर 4F का लोड एक्सपीरियंस हो रहा होगा. तो जब स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो F at the top should be divided with pi D at the top square divided by 4. ये मैंने सिंपली ये किया है कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था ये वाला, इसमें से ये 4 मैंने नीचे लिख दिया गलती से, मैं इसको ऊपर ले जाके लिख देता हूँ इधर. दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेस एट द टॉप, और स्ट्रेस एट द बॉटम, उसके लिए फिर से 4FB, फोर्स एट द बॉटम डिवाइडेड बाय पाई डायमीटर एट द बॉटम का स्क्वायर. ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट गया. फोर्स एट द टॉप कितनी है? वो तो सिर्फ एक फ्लोर के वेट के बराबर है. टॉप वाली रॉड के ऊपर देखें सिर्फ एक ही फ्लोर है, जबकि जो FB है, फोर्स एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर कितने, बॉटम वाले रॉड के ऊपर कितने फ्लोर्स का वेट है? 1 2 3 एंड 4. तो इसलिए FB की जगह पर हम लिखते हैं 4F डिवाइड बाय डायमीटर एट द बॉटम का स्क्वायर. F और F कट जाता है. अब हमें डायमीटर ऑफ बॉटम रॉड ऊपर लाना है, डायमीटर ऑफ टॉप रॉड नीचे रखना है. तो डायमीटर द बॉटम का स्क्वायर मैं इधर ले जाता हूँ. दैट गिव्स मी डायमीटर ऑफ बॉटम स्क्वायर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ टॉप स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अब ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो इवेंचुअली आपके पास आंसर आएगा 2/1 या फिर सिर्फ 2. तो करेक्ट आंसर इसका ए होना चाहिए. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट वाज द कैच? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द क्वेश्चन सेज दैट स्ट्रेस इज सेम. अब स्ट्रेस लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ फोर्स पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है. जो टॉप रॉड है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लोर का वेट है, जबकि जो बॉटम रॉड है उसके ऊपर 1 2 3 और 4 फ्लोर्स हैं. इसीलिए मैंने फोर्स एट द बॉटम रॉड की जगह पे लिखा था 4F, और फोर्स एट द टॉप रॉड की जगह पे लिखा है सिर्फ F. उसके बाद मैंने सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. ये सब मुश्किल क्वेश्चंस हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किए हैं, देयर ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस. Okay, let's move on to the next question. This will be question number 3. It says, a platform is suspended by 4 steel wires. Each wire is 5 meter long and has a diameter of 3 millimeter. That's the length. Let's call it the original length. And that's the diameter. Diameter से of course cross sectional area निकालना पड़ेगा हमें. हर एक का ये यंग्स मॉडुलस बता दिया गया, सब सेम मटेरियल से हैं. ओके. The wire obeys Hooke's law when a load of 200 kg is placed on the platform. Okay. ये सारे रॉड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच ना, साइड बाय साइड, नॉट एंड टू एंड. इसका मतलब है कि जितना भी लोड हम यहाँ से हैंग करेंगे वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. हाउ फार विल द प्लेटफॉर्म डिसेंड बिकॉज द एक्सटेंशन ऑफ द वायर्स? ओके, जरा याद करते हैं. यंग्स मॉडुलस होता है F L नॉट डिवाइडेड बाई EA. अब देखेंगे कि 200 किलोग्राम्स का वेट तो होगा 2000 न्यूटन्स, लेकिन ये 2000 न्यूटन हर रॉड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा. नॉट एवरी रॉड विल हैव 2000 न्यूटन फोर्स इन इट. आइडेंटिकल स्टील वायर्स हैं, सब पैरेलल में हैं. इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आप पार्ट नंबर 3 जाकर फिर से देख सकते हैं कि जब रॉड्स पैरेलल में अटैच की जाएं तो उनमें जो लोड होता है वो डिवाइडेड बाय 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. So every rod will have a force of 500 Newton acting on it. That's simple. Force की जगह पे डालते हैं 500
मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल लेंथ से। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 5। एक्सटेंशन कितनी है? 3 मिलीमीटर्स है, तो मिली के लिए मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ। सॉरी, ये डायमीटर है। ओके, एक्सटेंशन तो हमें निकालनी है। ऑलराइट, सॉरी, माय बैड। एक्सटेंशन हमें निकालनी है। एरिया की जगह पर हम डालते हैं पाई। डायमीटर है 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ दैट्स द डायमीटर। इसको हाफ करते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये एरिया दे देगा हमें। और इसका यंग्स मॉडुलस हमारे पास है 2.1 × 10⁻11। ओके, दैट्स ग्रेट। उसने कहा है ना हाउ मच इट विल डिसेंड, इसका मतलब है जितनी ये स्टील वायर्स एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो ये प्लेटफॉर्म उतना ही डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ से एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देते हैं। 500 × 5 डिवाइडेड बाय 2.1 × 10⁻11 मल्टीप्लाई करते हैं पाई 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसका स्क्वायर। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। That is going to be 500 × 5 divided by 2.1 into 10⁻11, फिर उसके बाद पाई into 1.5 into 10⁻³ और फिर इसका स्क्वायर लेना है मैंने। The answer comes out to be, okay, maybe I made some calculation error here. Let me check. 3 milli है, okay, 10⁻² into 11 pascals, और क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है, 2000 है। Okay, let's try it again. Force into the original length, that will be 2500 divided by area अलग से निकाल लेते हैं, pi into 3 × 10⁻³ okay, इसको divide by 1.5, all right, square. The area comes out to be 7.01 into 10⁻⁻6. Okay, and the Young's modulus should be 2.1 into 10⁻11. 2500 divided by 2.1 into 10⁻11 and then multiplied with 7.1. The answer comes out to be 1.698 into 10⁻³ ओके, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.7 into 10⁻³ लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल में हैं, सारे रॉड्स एक जितनी ही एक्सटेंशन शो करेंगे। जब एक जितनी एक्सटेंशन होगी तो ये प्लेटफॉर्म हर तरफ से एक जितना ही नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर सच अ क्वेश्चन शुड बी सी। ओके, मैंने ओरिजिनली ये किया था कि मैंने कैलकुलेटर के ऊपर ये पूरा एक्सप्रेशन लिख के देखा था। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो मे बी आई मिस्ड समथिंग। दैट इज व्हाई आई वेंट टू माय ओल्ड स्कूल मेथड, जो मैं हमेशा से एज अ स्टूडेंट भी करता था। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट इट गिव्स यू अ शॉर्ट करेक्ट आंसर। मैंने 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा एरिया अलग से कैलकुलेट करके लिखा, एंड देन आई सिंप्लीफाइड इट टू गेट द करेक्ट आंसर। I hope that makes sense. Yes, sir. All right, that is great. Let's move on to the next question. This will be, I think, question number 4 for the video. It says two wires P and Q are made from the same material. अच्छा जी, same material का मतलब है कि ये they should have the same Young's modulus. Hang vertically from a steel girder. Okay, whatever is a girder, we don't know what that is. Let's say ये wire है. Okay, they are hanging. Wire Q has half the length. ये एक वायर है और इसके साथ मैं ये दूसरी वायर हैंग कर देता हूँ. Okay, let's say this one was P and this is Q. Wire Q has half the length and twice the diameter.
लेट्स से वायर पी की जो लेंथ थी वो थी एल, और जो इसका डायमीटर था दैट इज डी। उन्होंने हमें बताया वायर क्यू हैज हाफ द लेंथ, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट्स गोइंग टू बी पहले वाले की हाफ, और जो इसका डायमीटर होगा दैट्स गोइंग टू बी 2d। ओके। आइडेंटिकल मैसेज आर अटैच्ड टू द बॉटम। आइडेंटिकल मैसेज का मतलब यह है कि जो हमने इसके साथ मैथ करके फोर्स अप्लाई की है वो दोनों की सेम है, सेम फोर्स। ओके। What is the ratio extension of wire P over extension of wire Q? अच्छा जी, अब सेम मेटल का मतलब है कि हमें सेम यंग्स मॉडुलस है इनका। Okay, this was my hint. This tells me where to start from. First का यंग्स मॉडुलस, let's say P का यंग्स मॉडुलस should be equal to the यंग्स मॉडुलस of Q. अब मैं यंग्स मॉडुलस की जगह पर उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एंड दैट्स गोइंग टू बी फोर्स इनटू द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय द एक्सटेंशन इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो सारा कुछ हमें एक ही इक्वेशन में डालना पड़ेगा ना, जरा हम यहाँ पर जरा सिंप्लीफाई करते हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इनटू एरिया। एरिया की जगह पर मैं डालता हूँ पाई d/2 होल स्क्वायर। यहां से ये बनता है पाई d² by 4, ये 4 ऊपर जाके f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस बिकम्स 4f इंटू एल डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इंटू पाई d²। मैंने ये साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया ताकि मुझे बाद में जरा कॉम्प्लिकेशन ना करनी पड़े। अब मैं ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस की जगह पे डालता हूँ। 4 into the Young's modulus, sorry, 4 into the force acting on P multiplied by the length of P divided by extension of P multiplied by pi into d diameter of P, फिर उसका स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह यंग्स मॉडुलस ऑफ Q की जगह में डालता हूँ 4 into force on Q multiplied by the length of Q divided by extension of Q multiplied by pi diameter of Q का स्क्वायर। अब देखें इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस बहुत सारी चीजें हैं विच कुड गो रॉन्ग। आप एक भी वेरिएबल मिस कर जाएंगे तो मसला हो जाएगा। 4 और 4 यहां से काट देते हैं, पाई और पाई यहां से काट देते हैं, और उन्होंने आपको बताया है कि सेम मैथ दोनों को हैंग किया गया है तो सेम फोर्स भी होगी, तो एफ पी और एफ क्यू भी दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब लेंथ ऑफ पी की जगह पर, लेंथ ऑफ पी, पी की लेंथ कितनी है एल, तो यहाँ एल पी की जगह पर मैं लिखता हूं सिर्फ एल डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ऑफ पी में हम इंटरेस्टेड हैं इनटू डायमीटर ऑफ पी कितना है वो सिर्फ d² है, इक्वल्स टू, अब लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू उसने हमें बताया कि लेंथ तो है जी l/2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.5l डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ऑफ क्यू, इसमें भी हम इंटरेस्टेड हैं, मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ऑफ क्यू दैट इज 2d, और फिर इसका स्क्वायर। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एक्सटेंशन ऑफ वायर पी ऊपर आना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ वायर क्यू नीचे आना चाहिए, तो ये ई पी यहां से ऊपर ले जाते हैं, बाकी सबको रीअरेंज करके लिख लेंगे। लेट्स सी, यहां से ये वाला एल और ये वाला एल तो कैंसिल आउट हो जाता है, और इधर बचता है 1/d² इक्वल्स टू 0.5 इंटू ई पी डिवाइडेड बाय ई क्यू, और ये 2d² है, ये बनेगा 4d²। यहां से ये वाला d² ये वाला d² कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और फिर ये जो 4 है इसको इधर ले जाते हैं, 0.5 है इसको इधर ले आते हैं, that becomes 4 divided by 0.5 equals to EP divided by EQ. So the correct answer is going to be 4 divided by 0.5, that becomes 8. So the correct answer is going to be 8. Now, for such a question, you need to have very strong mathematical basis. आपको मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, इधर से दूसरी तरफ ले जाके चीजें मल्टीप्लाई होनी है कि डिवाइड होनी है, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिजिक्स नहीं है ये, फिजिक्स एंडेड ओवर हियर, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है,
हमने उनका फॉर्मूला आपको निकाल के बता दिया है। अब अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाता तो अपने मैथ्स टीचर को कोसें, फिजिक्स को नहीं, फिजिक्स का कसूर नहीं है ये। मुझे बताइएगा कौन सा स्टेप नहीं पता चल रहा आपको, मैं आपके लिए वो रिपीट कर देता हूँ। जी। Sir, अभी everything is clear. आर यू श्योर? नो प्रेशर, यू कैन आस्क मी Yeah, इफ यू वांट। सर ये हो गया था मेरे से। चलो दैट्स ग्रेट, आगे चलते हैं। Okay, this is going to be, I think this is probably question number 5 for the video. It says a wire is extended by different forces. The wire obeys Hooke's law. Obeys Hooke's law. A graph is plotted to show the variation of a quantity y with a quantity x. What could x and y represent? Elastic potential energy or extension? अच्छा, extension and force. अगर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सटेंशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ x के ऊपर एक्सटेंशन होती और y पे फोर्स होती तो ग्राफ शुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए ऑप्शन बी तो ठीक नहीं है। ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, ग्राफ शुड स्टिल हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। Okay, now we have to check if it is elastic potential with extension or extension with elastic potential. Simply याद करते हैं elastic potential energy which is also called the strain energy. इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एफ इंटू ई। एफ होता है अप्लाइड फोर्स, ई होता है एक्सटेंशन। हम एफ की जगह पर अप्लाई कर सकते हैं के इंटू ई। तो इलास्टिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है हाफ के ई स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चलता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर एनर्जी हो, इधर अगर एक्सटेंशन हो, तो स्क्वायर की वजह से एक कर्व्ड ग्राफ बनेगा। ये हमने मैथ में सीखा हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटीज कैसे बनानी है। ओके, और स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है। अब ये जो ग्राफ यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, ये तो इस वाले ग्राफ का जो मैंने ग्राफ यहाँ बना के दिखाया है इसका उलट है। इसका मतलब है कि एक्सटेंशन को इधर ले आए और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले आए। सो एक्स एक्सिस के ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन होनी चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। जी अबीर, डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. Got it. आई थिंक ये आपका ही क्वेश्चन है, राइट? Yes, sir. All right, that is great. Let's move on to the next question. It says this is going to be question number 6. Three springs are arranged vertically as shown. अब तीन springs हैं. Springs P and Q are identical and each has a spring constant of K. ये इसका spring constant K है, इसका भी K है. R का spring constant है 3K. All right. What is the increase in the overall length of the arrangement when a force W? यानी आपसे पूछा जा रहा है एक्सटेंशन निकाल के दिखाओ। ठीक हो गया। F इक्वल्स टू के ई होता है, E शुड बी इक्वल टू F ओवर K। फोर्स हमें बताई गई है W है। अगर हमें इनका कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट के टी विच इज के टोटल ये पता चल जाए तो हम एक्सटेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले पैरेलल में लगे हैं। जो पैरेलल में लगे होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट तो डायरेक्टली ऐड होके 2K बन जाएगा। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज में आपने नोटिस करेंगे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल निकालने का तरीका है K1 प्लस K2। और फिर ये दोनों मिलाकर इस वाले स्प्रिंग के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/KT इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। सो अब सिंपली इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए 1/2K प्लस 1/3K, इनका एलसीएम लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी 6K, 3 प्लस 2। आई होप एलसीएम लेना सबको आता है। यहाँ से KT should be equal to 6K divided by 5. So that's the total spring constant of this combination. अब सिंपली हमें इसको यहाँ से उठा के इधर डालना है जी KT की जगह। तो W divided by 6K by 5
ये 5 ऊपर जाके W से मल्टीप्लाई होगा, एक्सटेंशन कम्स आउट टू बी 5W/6K. So the correct answer should be option A. जी, Abir, which step do you think is difficult here? Sir, I missed the 2K वाला part. इसलिए Okay, मेरा now नहीं so now do you get it? ये दोनों Yes, एक sir. दूसरे के साथ पैरेलल में है, पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट्स डायरेक्टली ऐड होते हैं. Okay, so finally we have reached the last question of our video here. इसके बाद फिर क्लास में देखेंगे होपफुली, और मे बी आई अपलोड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. मेरे पास जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मैं उनमें से अपलोड कर दूंगा. Okay, it says the variation of the compression of a spring with a force F applied as shown. This is a compression, or you can treat it like extension as well. And this is the force. Okay, extension against force graph है. All right. जब फोर्स 10 न्यूटन की है उस वक्त कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर है. ऑल राइट, जरा याद कर लेते हैं. इसका जो ग्रेडियंट होगा दैट शुड गिव मी 1 over the spring constant. I don't know if that's going to be useful or not, but मैंने ऐसे ही लिख लिया. A block slides along a frictionless surface towards the spring as shown. The block is brought to rest by the spring when the spring reaches a compression of 4 centimeter. जब स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस हो जाता है, all of the kinetic energy of the block is transferred to the elastic potential energy. Of course, ये ब्लॉक के पास इस वक्त है काइनेटिक एनर्जी. मूव करता हुआ जाता है तो स्प्रिंग जैसे जैसे कॉम्प्रेस होता जाता है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, इलास्टिक एनर्जी इन द स्प्रिंग बढ़ती चली जाती है. आप देखें कितना खूबसूरती से यहाँ एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. What is the kinetic energy of the block when it first makes contact with the spring? अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये फाइंड आउट कर लूं कि जब कॉम्प्रेशन 8 सेंटीमीटर है उस वक्त स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है. स्प्रिंग में एनर्जी कहाँ से आई थी? ऑफ कोर्स स्प्रिंग में एनर्जी इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई थी ना. ब्लॉक के पास काइनेटिक थी तो वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई. तो अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ब्लॉक के पास कितनी काइनेटिक थी. दैट्स वेरी सिंपल. इलास्टिक Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एफ इंटू ई. ई एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन एक ही बात है. जब 4 सेंटीमीटर कॉम्प्रेशन है तो उस वक्त आप देखें जी फोर्स कितनी है, 8 न्यूटन्स. एक्सटेंशन है 4 सेंटीमीटर तो 4 डिवाइडेड बाय 100 करके आप इसको सॉल्व करके देख ले कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है. जब तक आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे. तो इस वक्त इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है 0.16 जूल्स. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब ये ब्लॉक कंप्लीटली रुक चुका है, इसने अपनी सारी काइनेटिक स्प्रिंग को दे दी है और स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो इसका ये मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी तो इतनी ही होगी ना ब्लॉक के पास, वो ही आगे जाके स्प्रिंग में स्टोर हुई है. अभी डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. All right, so the correct answer for this question should be 0.16 joules. Is that okay, Abid? Yes, sir. Got it. All right, these are the questions that we tried to solve today in this video. I hope you continue to work as hard as you can to achieve the grades that you want, that you desire. और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जो जितनी मेहनत करता है उसको वही ग्रेड मिलना चाहिए जो उसकी मेहनत को जस्टिफाई करता है. Thank you very much for joining me here. See you again in another video someday, hopefully. Okay, Allah Hafiz.